डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 119। इस बार उसका इरादा अक्षत को जान से मारने का था, लेकिन बदकिस्मती से वह गोली अक्षत को न लगकर खुशी की गोद में छोटे से अंश को लग गई और वह मासूम 1.25 साल का बच्चा गोली के एक अटैक से ही दर्द भरी चीख के साथ खून से लथपथ हो गया। यह नज़ारा देखते ही अक्षत और खुशी के साथ साथ आसपास खड़े सभी लोगों की धड़कन मानो बंद सी हो गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया वह क्या करे, और बिल्कुल इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर विवान खन्ना फायरिंग करते हुए वहां से भाग गया। अपनी ही आंखों के सामने अपने पति और बच्चे को इस कंडीशन में देखकर खुशी तो पैनिक करते हुए बेहोश हो गई और अक्षत भी लगभग अपने होश खो बैठा था। तो वहीं दूसरी तरफ अयान खान ने जैसे ही गोली चलाई, अगले ही पल सभी की सांसें रुक गई और रूही की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि अयान खान ने ये गोली समीर पर चलाई थी, लेकिन अगले ही पल मिस्टर अब्दुल्ला बीच में आ गए और अब ये गोली मिस्टर अब्दुल्ला के सीने के आर पार हो चुकी थी। यह नज़ारा कुछ इस तरह था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। मिस्टर अब्दुल्ला, जो कि व्हीलचेयर पर थे, एकदम से अपने दिल पर हाथ रख पीछे की तरफ गिर गए और अयान खान के हाथ से गन छूट गई। आज अपने ही हाथों अपने डैड को मरते हुए देख वह अपनी जगह पर जम गया था कि तभी रूही रोते हुए जल्दी से मिस्टर अब्दुल्ला को संभालते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह। मामू जान, ये क्या किया आपने? कोई है? कोई डॉक्टर को बुलाओ। समीर प्लीज मेरे मामू जान को बचा लो। समीर रूही को रोते हुए देख समीर जल्दी से पास में लगा हुआ एक कर्टन जोर से खींचकर उतारता है और मिस्टर अब्दुल्ला के जख्म पर तेजी से बांधते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह। ओह माय गॉड, इनका ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, इन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा वरना। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो ले चलो ना, देर किस बात की। रूही, जिसने खुद अपने बदन पर ब्लैंकेट लपेट रखा था क्योंकि उसने नाम मात्र के भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो वहीं अयान खान का दिमाग सुन्न रह गया। रिया भी मुंह पड़े यह नज़ारा देख रही थी और तभी निकिता घबरा कर बोली, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं गाड़ी निकालती हूँ, लेकिन रूही तुम कुछ कपड़े पहन लो, तुम्हारा इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं है। राहन बेटा चलो मेरे साथ। इतना कहकर निकिता जल्दी से बाहर की तरफ भागी तो वही समीर मिस्टर अब्दुल्ला को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। इस दौरान उसके कुछ बोन जो कि फिलहाल कच्चे थे, ज्यादा मसल एक्टिविटी होने के कारण वह दर्द होने लगे थे, कुछ मैसेज तो ब्लड भी आने लगा था, लेकिन समीर ने अपना ख्याल नहीं रखा और वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। तो वहीं निकिता की बात को समझ रूही जल्दी से रिया को हिलाते हुए, रिया मुझे कुछ कपड़े दो। कपड़े में रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले, तो रूही गुस्से में, तुम रहने दो। वह जल्दी से अयान खान के कमरे में बने हुए क्लोजेट रूम में दौड़ी और अगले ही पल उसे वहां लेडीज के कुछ कलेक्शन मिले। रूही जल्दी से एक अनारकली सूट पहन बाहर की तरफ भागी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह झटके से पलटकर पीछे देखी है जहां अयान खान अपनी आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए आज पहली बार अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो। ये सुनते ही रूही दांत पीसते हुए आंखों में आंसू लिए उसका हाथ झटक बोली, क्या फर्क पड़ता है? एक बात याद रखना अयान खान, अगर उन्हें कुछ हो गया ना, देन आई स्वेयर आई विल किल यू। रूही जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ गई और उसकी बात सुनकर अयान खान अपनी जगह पर पत्थर बन गया, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। दूसरी तरफ निकिता के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर अब्दुल्ला और समीर के बैठने में मदद कर रहे थे। ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट पर था, निकिता रायहान के साथ पीछे वाली गाड़ी में बैठी थी। रूही समीर और मिस्टर अब्दुल्ला की मदद कर रही थी। समीर मिस्टर अब्दुल्ला को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यह अयान खान था। अयान खान को देखते ही समीर गुस्से से मुंह बनाते हुए, अयान खान तुम, बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। रूही जल्दी गाड़ी में बैठो। रूही के पास भी फिलहाल ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए वह जल्दी मिस्टर अब्दुल्ला के साथ गाड़ी में बैठकर समीर से बोली, समीर तुम निकिता दीदी की गाड़ी में आ जाना। समीर भी बात को समझकर हाँ में सर हिलता है। अगले ही पल मिस्टर अब्दुल्ला की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। रूही उनके लिए रोते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह। मामू जान आप फिक्र न करें, आपको कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही डॉक्टर के पास। कि तभी मिस्टर अब्दुल्ला, जो अब लगभग अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे, किसी तरह गहरी सांस लेते हुए बोले,
उद्धरण चिन्ह। बस भी करो रूही, अब और नहीं बेटा, मेरी आखिरी घड़ी आ चुकी है, और सच कहूँ तो अब जीने का दिल भी नहीं करता। नहीं मामू जान, ऐसी बातें ना करें, कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं ना हम आपको। नहीं नहीं रूही, मेरी बात सुनो बेटा, जिंदगी में हर इंसान का वक्त आता है और मेरा वक्त आ चुका है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अयान खान, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक तुम अपनी जीस प्यारी बहन की मौत की जिम्मेदार रूही और उसके भाई को समझते हो। सच यह है कि उसकी मौत में कोई जिम्मेदार नहीं था। उद्धरण चिन्ह। व्हाट हार्ट अटैक? लेकिन मामू जान। ये सुनते ही रूही और अयान हैरान रह गए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हार्ट अटैक। बदकिस्मती से एक बाप होने के बावजूद हमें इस बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि हम किसी बिजनेस डील के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। लेकिन हमारे जाने के बाद अचानक अमारा को कुछ दिनों से सीने में दर्द की शिकायत रहने लगी थी। चेकअप के बाद अमारा और उसकी अम्मी जान को मालूम हुआ था कि अमारा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उसकी जान कभी भी जा सकती है, और इसीलिए उसने अपनी अम्मी जान के खिलाफ अचानक तुम्हारे भाई जान से शादी की थी, क्योंकि वह मरने से पहले अपने प्यार को हासिल करना चाहती थी। इस बारे में तुम्हारी अम्मी जान के अलावा सिर्फ अमारा ही जानती थी, और इसीलिए उस दिन तुम्हारे भाई सलीम ने जब उसे पानी में फेंका, वह तो डूबकर मर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह एक बहुत अच्छी स्विमर थी। वह इसलिए मेरी थी क्योंकि उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया था। ये बात पोस्टमार्टम में भी साबित हो गई थी, लेकिन मेरी बेगम अयान खान की अम्मी जान तुम्हारी फैमिली और भाई से इतनी नफरत करती थी कि उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपा दिया। मुझे खुद इस बारे में बाद में मालूम हुआ था, जब मेरे हाथों पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी थी। मैं अयान खान को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तब तक उसने तुमसे शादी कर ली थी। तुम अयान खान से प्यार करती थी, और मुझे लगा कि अयान भी तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि तुमने भी मुझे नहीं बताया था कि अयान खान तुम्हारे साथ किस तरह पेश आता है। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ। अब मैं अयान खान को सच बताना भी चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वह मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसे यही लगेगा कि मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। मैंने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि कुछ देखना ही नहीं चाहता था। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल उसे अपनी मोहब्बत का एहसास होगा, लेकिन मैं गलत था। उसने तो मुझसे भी नाता तोड़ लिया, और तुम्हें इस कदर दर्द दिया कि आखिरकार तुम उस कैद से भाग निकली। तुम्हारे जाने के बाद सच कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन आज तुम्हारे बेटे रूहान की आंखों में मेरे और अपने बाप के लिए नफरत देखकर मुझे आज सचमुच अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। रूही मेरी बच्ची, प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सचमुच बहुत सेल्फिश हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि तुम अयान के साथ रहो ताकि वह सही रास्ते पर आ जाए, पर मैं ये भूल गया था कि आखिर तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। रूही मेरी बच्ची, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उद्धरण चिन्ह। और मरने से पहले मेरी तुमसे एक आखिरी इल्तिजा है, प्लीज़ प्लीज़, अगर हो सके तो मेरा कफन दफन मेरे पोते के हाथ से करवाना। कम से कम मैं मरने के बाद तो सुकून से रह सकूं। अपने मामू जान की बात सुनकर जहां एक तरफ रूही बेइंतहा हो रही थी, तो वही अयान खान अपनी ही जगह पर जम गया। अगले ही पल वह लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। कार से निकलकर अयान खान चिल्लाते हुए डॉक्टर और स्ट्रेचर लाने की डिमांड कर रहा था। वह जल्दी से अपने बाबा जान को बाहों में उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाता है। प्लीज़ इनका जल्दी ट्रीटमेंट करो, इन्हें गोली लगी है, प्लीज़ इन्हें बचा लो, इन्हें कुछ नहीं। इससे पहले वह आगे कुछ कहता, डॉक्टर ने मिस्टर अब्दुल्ला को चेक किया और अपना सर हिलाते हुए बोले। उद्धरण चिन्ह। आई एम सॉरी, पर अब यह नहीं रहे, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। और डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही अयान खान और रूही हैरान रह गए। अयान खान तो पैनिक करते हुए अचानक ही डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, व्हाट रबीश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे नहीं रहे ये? अरे अभी अभी तो बात कर रहे थे, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे डॉक्टर को बुलाओ, इनका ट्रीटमेंट करो, यह अभी बोल उठाएंगे, तुम देखना यह अभी। कि तभी समीर पीछे आने वाली एक गाड़ी से बाहर आया। उसे देखते ही अयान खान जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपने अब्बू जान की तरफ ले जाते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह। समीर, समीर तुम तो डॉक्टर हो ना? देखो देखो ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब्बू जान। नहीं नहीं, तुम इनका ट्रीटमेंट करो। अयान खान की बात सुनकर समीर जल्दी से मिस्टर अब्दुल्ला को चेक करता है, जिसके बाद वह धीरे से अपना सरनामे हिलाते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह।
आई एम सॉरी रूही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही रूही जोर जोर से रोने लगी। अयान खान अब समीर पर गुस्सा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भी पागल हूँ, अपने दुश्मन से कह रहा हूँ कि मेरे डैड को बचाएं। नहीं नहीं, मैं उनके लिए एक अच्छा डॉक्टर लेकर आऊंगा। हाँ। इतना कहकर वह जल्दी से अस्पताल के कॉरिडोर में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कोई है, यहाँ का बेस्ट डॉक्टर कहाँ है, यहाँ का बेस्ट डॉक्टर कहाँ है। अयान खान पागलों की तरह हरकत कर रहा था कि तभी किसी ने अचानक उसका कंधा पकड़ अपनी तरफ किया और खींचकर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। अगले ही पल अयान खान का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वह हैरानी से अपनी नज़र उठाकर सामने देखता है, जहां रूही अपनी आंखों में आंसू लिए दांत पीसकर बोली, बस भी करो अयान खान, ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हें उनकी बहुत फिक्र है। नहीं अयान खान नहीं, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, तुम्हें बस हमेशा अपनी पड़ी रहती है। उद्धरण चिन्ह। देखा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वह अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें। तुमने तो मुझे और समीर को मारने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस तुम्हारा निशान गलत हो गया। यू नो वॉट, तुम एक काम करो, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मौका है, तो मुझे मार दो। उद्धरण चिन्ह। सारा किस्सा ही खत्म कर दो, बहुत नफरत करते हो ना मुझसे। आज तक सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए तुमने न जाने कितने ही लोगों को तकलीफ दी है। तो देखो अयान खान, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से दर्द में रही हूँ और आज भी हूँ। देखो मैं रो रही हूँ, हर बार तुम्हारी चाहत मेरे आंसू ही तो होते हैं। ध्यान से देखो अयान खान, मेरे इतने आंसुओं से तुम्हारा मन तो नहीं भरा होगा। तुम एक काम करो, जिस तरह तुमने अपने अब्बू जान को मारा है वैसे ही मुझे भी मार दो, तब जाकर शायद तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। जिस तरह सालों पहले तुमने अपनी बहन की मौत का गुनहगार समझकर मेरे भाईजान को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर पल हर घड़ी मुझे तकलीफ थी, प्यार की उम्मीद करती थी तुमसे, लेकिन तुमने तो मुझे इंसानियत भी नहीं दी। इसी तरह आज तुम मुझे भी मार दो। सचमुच मुझे ये समझ नहीं आता, तुम किस मिट्टी के बने हो। क्या तुम्हें सचमुच किसी की भी तकलीफ से तकलीफ नहीं होती? आखिर तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? रूही तड़पकर अपने बाल नोचते हुए रोते हुए खुद से बोली, या खुदा या खुदा या खुदा, ये किस गुनाह की सजा दी है तूने मुझे? आखिर क्यों इस बेदर्द इंसान से मैंने इतनी मोहब्बत की थी। उद्धरण चिन्ह। अरे इंसान, अपने दरवाजे पर एक कुत्ता भी पाल लेना तो आज नहीं तो कल उसे उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन यह इंसान जो मेरे सामने खड़ा है न जाने किस फौलाद का बना है। इसे कभी भी मुझ पर ना तो दया आए और ना ही मेरे दर्द से तकलीफ हुई। क्यों खुदा, आखिर क्यों? किस गुनाह की सजा मिली है मुझे? किस गुनाह की? रूही जोर जोर से रो रही थी और उसकी बातों को सुनकर अयान खान किसी मूर्त की तरह अपनी ही जगह पर जमा हुआ था। आज पहली बार उसने रूही को कुछ नहीं कहा था, तो वही समीर, निकिता और रोहान रूही को रोता हुआ देख धीरे से उसके पास आए। समीर ने रूही के कंधे पर हाथ रखा। रूही संभालो खुद को, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर। इससे पहले समीर अपनी बात पूरी करता, रूही एकदम से उसके सीने पर लिपट गई और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबाकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह। प्लीज मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहां मैं इस इंसान का जिक्र भी ना सुन पाऊं। प्लीज समीर, मुझे अपने साथ। इससे पहले वह अपनी बात पूरी करती, समीर एकदम से रोहान को अपनी गोद में उठा लेता है और रूही को अपने सीने से लगाते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में, वह दुनिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। समीर उसे अपने साथ ले जाने लगा तो वही अयान खान उन तीनों को जाता हुआ देखा ही रह गया। अब तो उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। आज पहली बार रूही को जाता हुआ देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी उससे दूर जा रही हो। वह रूही को यूं ही देख ही रहा था जब अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा नजर घूमने लगा, जहां लगभग 12-13 साल की रूही, जिसने 2 चोटी कर रखी थी, खूबसूरत सी फ्रॉक पहने अपने हाथों में गुलाब का फूल लिए मुस्कुराकर अयान खान को देख रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे वादा कीजिए, बड़े होकर आप मुझसे शादी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अयान, आई लव यू। ये शब्द कहते हुए वह लड़की बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देखते हुए सामने खड़ा लड़का मुस्कुरा रहा था, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल होगी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सी लड़की दुल्हन के लिबास में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ से चलकर आ रही थी। वह लड़की दिखने में आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। सर पर दुल्हन का आंचल और उससे भी ज्यादा उसकी चमकती हुई खूबसूरत आंखें।
उन आंखों में अयान खान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। अयान खान उस लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। अगले ही पल उसने अपनी बाहें फैला दी तो वह लड़की मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। अयान खान भी अपनी आंखें बंद कर उसे कस के अपने सीने में दबोच लेता है। उद्धरण चिन्ह। आई लव यू टू रूही, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 सारा। इन शब्दों को कहते हुए अयान खान ने अपने सीने से लगी हुई दुल्हन के लिबास में उसे खूबसूरत से लड़की का चेहरा उठाकर अपने सामने किया और जैसे ही उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा, अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि यह लड़की रूही नहीं बल्कि रिया थी। अचानक रूही की जगह रिया को देखकर अयान खान झटका खाकर उसे खुद से दूर करता है। वह अपनी बेचैन नज़र घुमा सामने देखा है जहां रियल लाइफ में रूही समीर के साथ जा रही थी और साथ ही जा रहा था उसका बच्चा। रूही जिसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे, समीर उसे बहुत प्यार से गाड़ी में बिठाकर खुद उसकी बगल में बैठ जाता है। निकिता का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी समीर रूही के माथे पर हल्के से किस करते हुए उसके चेहरे को हाथों में थाम कर कुछ कह रहा था, जो देखते ही अयान खान के तन बदन में आग लग गई। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रूही, रूही रुको, रूही स्टॉप। वह अपने होश में आकर दांत पीसते हुए उद्धरण चिन्ह वह तेजी से रूही की तरफ कदम बढ़ाता ही है कि तभी अचानक ही कुछ पुलिस वालों ने उसे आगे से घेर लिया। मिस्टर अयान खान, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने अब्बू जान को गोली मारकर मर्डर करने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और यह सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। तो दोस्तों, क्या अयान खान को मिल पाएगी माफ़ी? क्या उसे एहसास होगा अपनी मोहब्बत का? या यही थी रूही और अयान खान की कहानी का अंत? निकिता का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी समीर रूही के माथे पर हल्के से किस करते हुए उसके चेहरे को हाथों में थाम कर कुछ कह रहा था, जो देखते ही अयान खान के तन बदन में आग लग गई। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रूही, रूही रुको, रूही स्टॉप। वह अपने होश में आकर दांत पीसते हुए उद्धरण चिन्ह वह तेजी से रूही की तरफ कदम बढ़ाता ही है कि तभी अचानक ही कुछ पुलिस वालों ने उसे आगे से घेर लिया। मिस्टर अयान खान, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने अब्बू जान को गोली मारकर मर्डर करने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और यह सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाकर सामने रूही और समीर को जाते हुए देखा और पुलिस वालों को साइड करने की कोशिश करते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह एक मिनट, मुझे कुछ जरूरी काम है। रूही, रूही तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रूही रुक जाओ, स्टॉप इट रूही। ये सुनते ही रूही ने अपनी नज़र उठाकर अयान खान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे लेकिन साथ ही दिल में अयान खान के लिए गुस्सा। वह दांत पीसते हुए गाड़ी का शीशा बंद करते हुए समीर से बोली, उद्धरण चिन्ह समीर, जल्दी चलो यहाँ से, मामू जान के आखिरी सफ़र की तैयारी करनी है। रूही के ऑर्डर को सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रूही की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। रूही के इस एक्शन को देख अयान खान उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा। रूही, रूही मेरी बात सुनो रूही, रूही तुम मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह रूही स्टॉप इट रूही, तुम मेरा बच्चा। वह कुछ दूरी पर भागने ही वाला था कि तभी पुलिस वाले जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी बांधते हुए बोले, बस बहुत हुआ, खबरदार जो भागने की कोशिश, चुपचाप जेल चलो, समझे। हे स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अपने वकील से बात करनी है। जस्ट लीव मी। ओह हेलो मिस्टर, जिससे भी बात करनी है जय चलकर बात करना। एक तो अपने बाप का मर्डर कर दिया, उसके बाद भी देखो एटीट्यूड। अयान खान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने साथ ले गए। इस वक्त अयान खान की आंखों में दर्द और इमोशन साफ नजर आ रहे थे। वह बार बार पलटकर सड़क के उसी रास्ते को देख रहा था जहां रूही समीर के साथ गई थी। उसने एक नज़र पलटकर अपने बाबा जान की डेड बॉडी की तरफ देखा जिन्हें स्ट्रक्चर पर सुलाए हुए वाइट चादर से कवरकर एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। अपने बाबा जान की लाश को देखकर अयान खान की आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे। अब उसके कानों में उसके बाबा जान के शब्द गूंज रहे थे, अयान खान अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन जाए। एक वक्त आए जब तुम हर मोड़ पर खुद को अकेला पाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम उसे सुधार ना पाओ। जो तुम्हारा है वह किसी और का हो जाए और तुम पछताने के सिवा कुछ ना कर पाओ। उद्धरण चिन्ह इन शब्दों को याद करते हुए अयान खान की आंखों के सामने रूही का वह सालों पुराना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसकी तड़प और दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए और वहीं दूसरी तरफ
शहर के एक दूसरे बड़े अस्पताल में अक्षत और अंश का ऑपरेशन हो रहा था। खुशी भी एक वार्ड में बेहोश पड़ी थी। निकिता, रुद्र, शिवाय, गौरी, सोना और राजीव को जैसे ही अक्षत और अंश की सिचुएशन के बारे में खबर मिली थी, सभी हॉस्पिटल में उन सभी के लिए परेशान हो रहे थे। अक्षत, जिसे गिनती के 3 गोलियां लग चुकी थी, और छोटा सा 1.25 साल का अंश, उसे भी एक गोली लगी थी। उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। खुशी तो इस सिचुएशन को देखते ही बेहोश हो गई थी, और उसकी कंडीशन को देखते हुए निकिता ने भी डॉक्टर को फिलहाल उसे होश में लाने के लिए मना कर दिया था। खुशी, जो कि कुछ दिन पहले ही अपने ट्रॉमा से बाहर निकली थी, निकिता नहीं चाहती थी यह सिचुएशन देखकर वह पैनिक करने लगे। निकिता की आंखों में आंसू थे और वह रुद्र के सीने से लिपटकर रोते हुए बोली, रुद्र, यह क्या हो रहा है हमारे घर में? खुशी की जिंदगी से ये दर्द और तकलीफ जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे? हमारा छोटा सा अंश, वह ठीक तो हो जाएगा ना? निकिता को रोते हुए देखकर रुद्र को भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहकर उसे दिलासा दे, क्योंकि फिलहाल वह भी काफी तकलीफ में था। जिंदल फैमिली पर मुसीबत टूट पड़ी थी, फिर भी वह अपनी बीवी को संभालने की कोशिश कर रहा था। गौरी और सोना भी 2 छोटे बच्चों को संभाल रही थी, निकिता का बेटा अथर्व और गौरी की 2 महीने की बेटी। वह सभी लोग बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि अक्षत, जिंदल और अंश दोनों की सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है। फिलहाल उन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर निकिता, रुद्र, बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। लगभग 48 घंटे बाद खुशी होश में आ चुकी थी और अब उसका रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका पति तो दूसरी तरफ उसका बेटा। वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे और इस सिचुएशन से कैसे डील करे। खुशकिस्मती से अक्षत को भी होश आ गया, लेकिन सिचुएशन अंश के लिए डिफिकल्ट थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस पर अक्षत और खुशी टूटकर बिखर गए थे। अब जाकर अक्षत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसे यह रियलाइज हुआ कि वह अपने बच्चों से प्यार करता है। उसने अब तक जो भी बेवकूफियां की वह उस पर शर्मिंदा था। अक्षत एक नास्तिक था, उसे भगवान पर यकीन नहीं था, लेकिन खुशी के साथ रहकर उसने खुशी के लिए खुद को भगवान पर यकीन दिलाने शुरू कर दिया था। और बस आज उसने खुद से वादा किया कि अगर उसका बेटा अंश बच जाता है तो वह उसे बहुत प्यार करेगा। वह नहीं चाहता उसका बच्चा उससे दूर हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिल पाएगा। फाइनली खुशी और अक्षत की रिक्वेस्ट ऊपर वाले ने सुन ली और अंश को भी होश आ गया। अक्षत को तो जैसे उसकी जिंदगी मिल गई। उसने तड़प कर अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, ऊपर वाले का हजारों शब्दों में शुक्रिया किया। अक्षत और अंश कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहने वाले थे। इस दौरान दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। आप खुशी को लेकर दोनों बाप बेटे में थोड़ी बहुत नोकझोंकी होती थी। हालांकि खुशी तो अपने बच्चों की भाषा समझ नहीं पाती थी, लेकिन अक्षत उसके दिल की हर बात समझ सकता था। जिंदल फैमिली को खुश देखकर रुद्र और निकिता भी काफी खुश थे, और उनके वफादार लोग भी। इस एक्सीडेंट में एक अच्छी बात हुई थी कि अक्षत को उसकी यादें वापस आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद अक्षत और को डिस्चार्ज मिल गया था। अब अक्षत को अपने वफादार आदमी जावेद की याद आई, जो कि इटली में खुशी के ऊपर हुए हमले के दौरान ही कोमा में जा चुका था। लेकिन वहां जाकर उसे एक और झटका मिला। अक्षत के पहुंचने से पहले जावेद की मौत कुछ घंटे पहले ही हो चुकी थी। ये खबर मिलते ही खुशी, अक्षत और उनके साथ काम करने वाले हर इंसान के आंखों में आंसू आ गए थे। जावेद की मौत खुशी को प्रोटेक्ट करने के कारण हुई थी। खुशी इसके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन जावेद की पत्नी सोया नहीं खुशी को ये कहते हुए शांत किया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह जावेद की किस्मत थी। जोया को इस बात की खुशी है कि उसके पति ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दी। जोया के शब्दों से खुशी को तसल्ली तो हुई थी, लेकिन सच तो ये था कि जोया का दर्द खुशी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। जोया, जो कि पहले ही विधवा थी, जावेद ने उससे शादी करके उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अपने पति को देना जोया के लिए काफी तकलीफ भरा था। जावेद के कफन दफन के बाद खुशी बहुत रिक्वेस्ट करके जोया को अपने साथ इंडिया ले आई थी, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। शादी से पहले भी उसके सौतेले चाचा और चाची ने उसे एक शेख के हाथों दुबई में बेच दिया था, जहां से जावेद ने उसे बचाया था और बाद में उसके साथ शादी की थी। लेकिन अब जावेद के मरने के बाद जोया फिर से अकेली हो गई थी। हालांकि जोया जावेद के पुराने घर इटली में रहना चाहती थी और उसकी यादों के सहारे अपना गुजर बसर करना चाहती थी, लेकिन खुशी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इंडिया में वापस जिंदल विला आकर जोया काफी दुखी रहती थी। उसे हर पल जावेद की याद आती थी।
लेकिन यहाँ शिवाय की छोटी सी बेटी श्रेया, अक्षत का बेटा अंश और रुद्र का बेटा अथर्व, उन तीनों बच्चों के साथ उसका दिल कहीं बहलने लगा था। खुशी जोया को देखकर हर पल खुद को उसकी इस सिचुएशन का जिम्मेदार मानते हुए कोसती रहती थी, और खुशी की सिचुएशन को देखकर अक्षत ने डिसाइड किया कि वह जोया की शादी किसी और से करवा देगा। अक्षत ने निकिता और सोना से कहकर जोया को इस बात के लिए राजी करने को कहा, लेकिन जोया ने तीसरी बार शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अब वह अपनी सारी जिंदगी सिर्फ जावेद को याद करके ही गुजार लेकर उसे किसी की जरूरत नहीं है। जोया के फैसले से खुशी को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी अकेले गुजारना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त गुजर गया था। दूसरी तरफ मिस्टर अब्दुल्ला की मौत के बाद रूही शॉप बनाने के लिए कुछ दिन तक उनके घर में रह रही थी। यहाँ डॉक्टर समीर और रोहान भी उसके साथ थे, लेकिन अब फाइनली कानूनन अब इस घर से जाने का वक्त हो चुका था, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से मिस्टर अयान खान की थी, और रूही ने कोर्ट में अयान खान से तलाक का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई जल्द ही होने वाली थी। रूही अब मिस्टर अब्दुल्ला के घर से निकलकर समीर के साथ उसके घर जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में मायूसी और तकलीफ थी, जिसे समीर संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी समीर को वकील का कॉल आया। उद्धरण चिन्ह। जी वकील साहब। ओह, रूही वकील साहब का फ़ोन था। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अयान खान अभी जेल में है और उसने अपने डैड का कत्ल किया है। समीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर रूही से कहा। उद्धरण चिन्ह। कोर्ट को लगता है अयान खान को लंबी सजा हो सकती है। इस बिना पर कोर्ट ने तुम लोगों की डिवोर्स की अर्जी एक्सेप्ट कर ली है। बस पेपर की कुछ फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट पर तुम्हारे और अयान खान के सिग्नेचर चाहिए। वकील साहब अयान खान के पास जेल में जा रहे हैं, इसके बाद डाइवोर्स फाइनल। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही खिड़की के बाहर मायूसी से देखते हुए कोई जवाब नहीं देती कि तभी उसकी खामोशी को समझकर समीर ने एक नज़र रोहन को देखा, जो कि गाड़ी में ही बैठे बैठे सो गया था। रोहन को देखते हुए समीर ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। मेरा मतलब है रोहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे। उद्धरण चिन्ह। रूही एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सचमुच। समीर अपनी बातों को खाने से हीक रहे थे कि तभी रूही अपनी नज़र समीर की तरफ करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली। उद्धरण चिन्ह। ड्राइव गाड़ी को जेल की तरफ ले चलो। रूही की आंखों में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके ऑर्डर को सुनकर समीर थोड़ा कंफ्यूज हुए। कुछ ही देर में रूही समीर के साथ जेल के अंदर एंटर करती है। इस वक्त समीर के कंधे पर छोटा 6 साल का रोहन सोया हुआ था। रूही के साथ वकील साहब थे, यूं वही अयान खान जो कि अपने जेल की सेल में एक कोने पर बैठा हुआ था। उसे पुलिस वालों ने खबर दी। सुनो अयान खान, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने। अयान खान ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा, जहां रूही समीर और रायहान के साथ खड़ी थी। आज पूरे 3 महीने बाद रूही को देखकर अयान खान की आंखों में चमक आ गई। वह एकदम से अपनी जगह से उठकर जल्दी से दौड़कर रूही के पास गया, लेकिन उन दोनों के लोहे के कुछ दायरे बने हुए थे। अयान खान ने तुरंत लोहे के उन सलाखों को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह। रूही, रूही तुम मुझसे मिलने आए हो। रूही, रूही मुझे मालूम था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मुझे मालूम था कि तुम मुझसे। अयान खान की आंखों में चमक और होठों की मुस्कान उसकी आवाज में तड़प ये जाहिर कर रहे थे कि उसे रूही से मिलकर कितनी खुशी हो रही है। शायद उसकी आंखों में कोई उम्मीद थी जिसे रूही भी समझ चुकी थी, और इस उम्मीद के जलते हुए दिए को देखकर डॉक्टर समीर का दिल जल रहा था। हाँ, उन्हें तकलीफ हो रही थी क्योंकि वह रूही से बचपन से प्यार करते थे और अब कहीं ना कहीं उन्हें यह उम्मीद थी कि रूही उनकी हो जाएगी। अपनी मोहब्बत पर किसी और की नज़र दुनिया में कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही हाल डॉक्टर समीर का भी था। वह एक नज़र रूही को देख अपने दिल की धड़कन को काबू करते हुए धीरे से बोले। उद्धरण चिन्ह। रूही, तुम बात करना चाहो तो कर लो। मैं रायहान को लेकर बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर समीर वहां से जाने लगे कि तभी उन्होंने अचानक अपने शर्ट पर किसी की पकड़ महसूस, जिसे महसूस करते ही उन्होंने पलटकर पीछे देखा। यह कोई और नहीं बल्कि रूही थी। रूही की आंखों में कुछ इमोशंस थे, जिन्हें डॉक्टर समीर और साथ ही अयान खान भी समझ रहे थे। रूही के हाथ किसी और के कपड़ों पर देख, उसकी आंखों में किसी और के लिए इमोशन देख अयान खान के तन बदन में आग लगने लगी थी। उसकी पकड़ सलाखों पर कस गई और वह दांत पीसने लगा। उसकी आंखों में डॉक्टर समीर और रूही को करीब देकर जलन तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वकील साहब, पेपर्स दीजिए। और इन शब्दों को सुनते ही
अयान खान अपनी फटी फटी आंखों से सामने खड़े वकील को देख रहा था, जो कि रूही के कमेंट को सुनते ही अयान खान के सामने पेपर रखकर बोला, उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अयान खान, आपको इन पेपर पर साइन करने होंगे। पेपर? कैसे पेपर? ये पेपर है आपके और मिस रूही खातून के डाइवोर्स के। कोर्ट ने इसकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली है, आपको बस सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से आज़ाद और जुदा हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अब से रूही खातून आपकी बीवी नहीं होगी। वकील साहब के ये शब्द सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।